नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म के सिलेबस में इंक्लूडेड है। अगर आपको लगता है कि आपको इस टेक्स्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपको ये टेक्स्ट इस तरीके से टीच करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक आप इस सब्जेक्ट के एब्सोल्यूट मास्टर बन जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एक सेमिनल एस्से के बारे में, ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, जिसे लिखा है ग्रेट फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने, और इसको लिखा गया था 1957 में। लेकिन इस एस्से के मेन आर्गुमेंट्स में डाइव करने से पहले हमें इसका हिस्टोरिकल जेनेसिस और कंटेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। इस टेक्स्ट के पीछे ओरिजिन स्टोरी एक्चुअली किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। इमेजिन कीजिए 18th सेंचुरी का दौर, जिसे हम स्कॉटिश एनलाइटनमेंट भी कह सकते हैं। डेविड ह्यूम इस टाइम पर इनिशियली एक बुक पब्लिश करने वाले थे, जिसका टाइटल था फाइव डिसर्टेशन। इस प्लान बुक में 5 अलग-अलग एसेस थे, जिसमें से आखिरी 2 एसेस थे ऑफ सुसाइड और ऑफ द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। अब जैसे ही ये प्लान पब्लिक हुआ, उस वक्त के पावरफुल थियोलॉजियंस ने इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया। सबसे बड़ा थ्रेट आया विलियम वर्बर्टन की तरफ से, जो आगे चलकर बिशप ऑफ क्लॉस्टर भी बने। उन्होंने डेविड ह्यूम को सीवियर लीगल और सोशियो पॉलिटिकल रिपरकशंस की धमकी दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एसेस रिलीजियसली कंट्रोवर्शियल है। सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस हो गई कि उनके क्लोज एडवाइजर फिलिप स्टैनहोप और उनके पब्लिशर एंड्रयू मिलर ने उन्हें स्ट्रांगली एडवाइस किया कि वो इन कंट्रोवर्शियल एसेस को बुक से निकाल दे। इस प्रैग्मेटिक एडवाइस को मानते हुए एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप लिया गया। प्रिंटिंग प्रेस में जो प्रूफ्स ऑलरेडी प्रिंट हो चुके थे, उनमें से आखिरी सेक्शंस को लिटरली फिजिकली स्लाइस करके निकाल दिया गया। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई। 2 एसेज हटाने के बाद बुक इतनी ज्यादा पतली हो गई कि उसको एक प्रॉपर बुक की तरह बाइंड करके मार्केट में बेचा ही नहीं जा सकता था। इन मिसिंग सिग्नेचर्स या फिर खाली पेजेस को भरने के लिए डेविड ह्यूम ने हास्टली यानी कि जल्दबाजी में एक नया एस्से लिखा, और वही एस्से था ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट। जिसके बाद उस बुक का टाइटल चेंज करके 4 डिसर्टेशंस रख दिया गया और उसको लंदन में पब्लिश किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार खाली पेजेस भरने के लिए जल्दबाजी में लिखी हुई चीज इतनी फेमस कैसे हो गई। भले ही इसका कॉम्पोजिशन हरी था, बट ये एस्से उनकी ब्रॉडर फिलॉसफी ऑफ माइंड का एक मास्टर क्लास सिंथेसिस है। ये टेक्स्ट एम्पिरिसिज्म और सेंटिमेंटलिज्म की फाउंडेशंस पर डायरेक्टली बिल्ड करता है, और उनकी पुरानी किताब ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर के कॉग्निटिव थ्योरीज को परफेक्टली इंटीग्रेट करता है। इस टेक्स्ट का मेन गोल उस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एड्रेस करना है, जो हमारे सब्जेक्टिव सेंटिमेंट्स यानी हमारी पर्सनल फीलिंग्स और पसंद और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के बीच एग्जिस्ट करती है। आसान शब्दों में कहें तो क्या ब्यूटी सिर्फ देखने वाले की आंखों में होती है, या आर्ट को जज करने का कोई सॉलिड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड सच में एग्जिस्ट करता है? तो ये था हमारे ऑथर डेविड ह्यूम और इस टेक्स्ट का इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड कंटेक्स्ट। तो चलिए अब सीधा टेक्स्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि डेविड ह्यूम ने एक्चुअली इस एस्से में क्या आर्ग्यू किया है। ह्यूम अपने एस्से की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक और ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन से करते हैं। ग्रेट वैरायटी ऑफ टेस्ट। दुनिया में हर इंसान का टेस्ट अलग होता है। अगर हम अलग अलग कल्चर्स और नेशंस को कंपेयर करें, तो ये डिफरेंसेस और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग लगते हैं। जहाँ एक सोसाइटी का आर्ट दूसरी सोसाइटी को बारबेरियस या फिर अजीब लग सकता है, हम पॉइंट आउट करते हैं कि सुपरफिशियली हम सब सेम वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे एलिगेंस, सिंप्लिसिटी या फिर प्रॉपराइटी। लेकिन जब उन वर्ड्स को किसी स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म पर अप्लाई करने की बात आती है, तो हर इंसान का मीनिंग अलग होता है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसे हम सब्जेक्टिविस्ट थ्रेट कहते हैं। एक पुरानी लैटिन कहावत है, डी गस्टिबस नॉन एस्ट डिस्पुटेंडम, यानी मैटर ऑफ टेस्ट में कोई डिस्प्यूट या बहस नहीं हो सकती। इसको समझने के लिए ह्यूम 2 चीजों के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं, जजमेंट और सेंटिमेंट। जजमेंट यानी कि अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल वर्ल्ड की मैटर ऑफ फैक्ट पर बेस्ड होती है, जहां सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। लेकिन सेंटिमेंट या फिर फीलिंग कंप्लीटली इंटरनल होता है। सेंटिमेंट्स का कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं होता, वो सिर्फ हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूम एग्री करते हैं कि ब्यूटी किसी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये देखने वाले के माइंड की एक फीलिंग या फिर एप्रोबेशन या फिर अप्रूवल है। तो लॉजिक के हिसाब से अगर ब्यूटी सिर्फ एक फीलिंग है, तो हर एक इंसान का टेस्ट इक्वली वैलिड होना चाहिए। लेकिन वेट, यहाँ एक ट्विस्ट आता है। ह्यूम कहते हैं कि भले ही थ्योरी में सबका टेस्ट इक्वल लगता हो, रियल लाइफ में ये एक एक्स्ट्रा वेगेंट पैराडॉक्स बन जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि एक 5 साल के बच्चे की ड्राइंग
और होमर या फिर जॉन मिल्टन की एपिक पोएट्री एग्जैक्टली सेम लेवल पर है, तो आप उस इंसान को रिडिकुलस और एब्सर्ड कहेंगे। इस रियलिटी से ये प्रूव होता है कि सोसाइटी में कोई ना कोई स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट जरूर एग्जिस्ट करता है, जो एक सेंटिमेंट को कंफर्म करता है और दूसरे को कंडेम करता है। तो ये स्टैंडर्ड क्या है और कहाँ से आता है? ह्यूम इसके लिए क्लियरली स्टेट करते हैं कि आर्ट के रूल्स कोई प्रायोरी रीजनिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स के फॉर्मूलाज नहीं है। ये रूल्स प्योरली एम्पेरिकल है, यानी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ह्यूम इसके लिए टेस्ट ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जो आर्ट पीसेस यूनिवर्सली सारे कंट्रीज और एजेस में लोगों को पसंद आए हैं, जैसे कि होमर की पोएट्री जो एंशियंट ग्रीस से लेकर मॉडर्न लंदन तक सरवाइव कर गई, उन्होंने ह्यूमन नेचर के यूनिवर्सल रूल्स को टैप इन किया है। इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली समझने के लिए ह्यूम एक बहुत ही फेमस एनालॉजी का यूज करते हैं, जो उन्होंने मिगेल दे सर्वेंटिस की नॉवल डॉन क्विहोटी से ली है। ये एनालॉजी ऑफ द पैरेट इस एस्से का टर्निंग पॉइंट है। स्टोरी में दो किंग्समैन यानी कि रिश्तेदार एक वाइन के बैरल को टेस्ट करते हैं। पहला कहता है कि वाइन अच्छी है पर इसमें लेदर का टेस्ट आ रहा है। दूसरा कहता है कि वाइन अच्छी है पर इसमें आयरन का टेस्ट आ रहा है। आसपास की भीड़ यानी कि वल्गर क्राउड उनका मजाक उड़ाते हैं। पर जब बैरल पूरा खाली होता है तो उसके बॉटम में एक आयरन की मिलती है, जिसके साथ एक लेदर थॉन्ग बंधा हुआ होता है। भीड़ एकदम शांत हो जाती है। ह्यूम इससे ये प्रूव करते हैं कि जैसे वाइन में लेदर और आयरन के सटल फिजिकल टेस्ट थे, वैसे ही लिटरेचर में भी सटल ब्यूटीज और फॉल्ट्स होते हैं। जो आम लोग होते हैं, जिन्हें ह्यूम वल्गर टेस्ट कहते हैं, उनका टेस्ट कैप्रिशियस और आइडियोसिंक्रेटिक होता है। वो लोग बस ग्रॉस और पेल्पेबल क्वालिटीज को नोटिस करते हैं, जबकि फाइनर टचेस उनसे मिस हो जाते हैं। इसलिए आम भीड़ स्टैंडर्ड टेस्ट को सेट नहीं कर सकती। ह्यूम आर्ग्यू करते हैं कि एक ट्रू स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स का एक जॉइंट वर्डिक्ट या फिर कंसेंसस होता है। इन एक्सपर्ट्स को ह्यूम ट्रू जजेस या फिर आइडियल क्रिटिक्स कहते हैं। एक ट्रू जज बनने के लिए 5 एसेंशियल ट्रेट्स होने चाहिए। सबसे पहले डेलिकेसी ऑफ सेंटिमेंट। जिस तरह उन किंग्समैन के पास लेदर और आयरन टेस्ट करने की डेलिकेसी थी, एक क्रिटिक्स के पास फाइनर इमोशंस और डिटेल्स को फील करने के लिए नेचुरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। दूसरा है प्रैक्टिस। जब आप पहली बार कोई आर्ट फॉर्म देखते हैं तो आपको काफी कंफ्यूजन होती है। बार बार प्रैक्टिस करने से क्रिटिक की ऑब्जर्वेशन शार्प होती है। तीसरा है कंपैरिजन। एक आर्ट वर्क को इवैल्यूएट करने के लिए आपको उसे दूसरे मास्टरपीसेस से कंपेयर करना आना चाहिए, ताकि आप अलग अलग कल्चरल पर्सपेक्टिव समझ सके। चौथा है फ्रीडम ऑफ प्रेजुडिस। ये सबसे जरूरी है। क्रिटिक को अपने पर्सनल, नेशनल या फिर रिलीजियस बायसेस को भुलाकर एक इमेजिनेटिव लीप लेनी होती है और उस ऑडियंस की पोजीशन में आना होता है जिसके लिए वो आर्ट बनाया गया है। स्ट्रॉन्ग सेंस और गुड सेंस। ट्रू टेस्ट एक हाईली रेशनल प्रोसेस है। गुड सेंस प्रेजुडिसेस को चेक करता है और नैरेटिव या कैरेक्टर डिजाइन के लॉजिक को जज करता है। सिर्फ वही लोग ट्रू जजेस हैं जिनमें ये 5 क्वालिटीज हैं। पर क्या दो ट्रू जजेस हमेशा 100% एग्री करेंगे? ह्यूम प्रैक्टिकल थे। उन्हें पता था कि थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट तो हमेशा रहेगा। वो इसे ब्लेमलेस डिफरेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग क्रिटिक रोमांटिक पोएट्री पसंद कर सकता है और एक ओल्डर क्रिटिक मॉरल फिलॉसफी। या फिर हम नेचुरली अपने खुद के कल्चर के कस्टम से ज्यादा रिलेट करते हैं। ह्यूम इन डिफरेंसेस को इनोसेंट मानते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नेचर अभी भी वही रहते हैं। लेकिन ह्यूम एक पॉइंट पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और वो है मॉरल डिफेक्ट। अगर कोई राइटर किसी पोयम में इमोरल एक्शंस या फिर वाइसेस को बढ़ावा दे रहा है और उन विशियस मैनर्स पर ब्लेम नहीं डाल रहा, तो ह्यूम कहते हैं कि हमें ऐसे रफ हीरो से कोई हमदर्दी नहीं होती। अगर ऑथर हमारे नेचुरल मॉरल फीलिंग्स के खिलाफ जाने को फोर्स करता है, तो वो सिर्फ एक कल्चरल डिफरेंस नहीं है, वो उस आर्ट वर्क का एक बड़ा एस्थेटिक फ्लॉ है। ह्यूम के अकॉर्डिंग मॉरल जजमेंट्स हमारे एस्थेटिक इवेल्युएशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन शॉर्ट, ह्यूम ने सब्जेक्टिविज्म की एनार्की को रोका और ट्रू जजेस के कल्टीवेटेड और रिफाइंड टेस्ट के थ्रू लिटरेचर और आर्ट को जज करके एक सॉलिड रेशनल फ्रेमवर्क हमारे सामने रख दिया। तो ये थे इस एसे के की आर्ग्यूमेंट्स। तो दोस्तों, इस पूरे इन डेप्थ एनालिसिस के बाद हम फाइनली क्या कंक्लूड कर सकते हैं? डेविड ह्यूम का ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट एक फिलोसफिकल मास्टर क्लास है, जो स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिविज्म, जहां आर्ट के रिजिड मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, और एब्सोल्यूट सब्जेक्टिविज्म, जहां हर किसी का टेस्ट वैलिड माना जाता है, उसके बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। ह्यूम हमें सिखाते हैं कि एस्थेटिक इवैल्यूएशंस फंडामेंटली हमारे सेंटिमेंट्स या फिर एक्सप्रेशन ऑफ टेस्ट पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका टेस्ट इक्वल है। उन्होंने एलिगेंटली स्टैब्लिश किया है कि एक रिफाइंड टेस्ट
जो प्रैक्टिस, कंपैरिजन और गुड सेंस से डेवलप होता है, हमेशा एक कैप्रिशियस और आइडियोसिंक्रेटिक वल्गर टेस्ट से सुपीरियर होता है। ह्यूम कहते हैं कि ब्यूटी का कोई ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि उन ट्रू जजेस का सब्जेक्टिव कंसेंसस ही हमारा अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट बनाता है। एक ट्रू क्रिटिक बनने के लिए हमें अपनी पर्सनल प्रेजुडिसेस को हटाना पड़ता है और आर्ट को समझने के लिए एक इमेजिनेटिव लीप लेनी होती है। ये हमें सिखाता है कि गुड टेस्ट कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, बल्कि एक कल्टिवेटेड स्किल है, जिसे हार्ड वर्क और रेशनैलिटी से अचीव किया जा सकता है। आई होप इस डिटेल ब्रेकडाउन के बाद आप इस टेक्स्ट के एब्सोल्यूट मास्टर बन गए होंगे और आपको अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में जरूर से पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए 100% इंग्लिश चैनल को और ऐसे इंसाइटफुल टॉपिक्स के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।